नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 1 मई से करंट अफेयर की क्लास शुरू की है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो करंट अफेयर की क्लासेस है, जिसमें हम लोग विभिन्न न्यूज़पेपरों का एनालिसिस करते हैं और जो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर्स के हो सकते हैं टॉपिक्स, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आज यानी 3 मई है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपरों में आए हुए टॉपिक्स जो आपके आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और ये प्री कम मेंस के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। चाहे कोई सी एग्ज़ाम आप स्टेट पीसीएस या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों, सबके लिए काफ़ी हैं। और इसके अलावा लास्ट में हम लोग आपसे क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनका आंसर ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आगामी पेपर को देखते हुए बनाए जाते हैं, जो आपके करंट के जो आपका करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट के न्यूज़ और करंट की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो मित्रों, आज का जो आपके टॉपिक्स हैं, टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं, उनको अगर हम डिस्कस करते हैं तो जो क्वेश्चंस आपके हैं, तो वो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से हुआ क्या है कि एशिया पर एक स्पेसिफिक रिसर्च आई है पर्यावरणविदों द्वारा, यानी जितने आपके इकोलॉजी के एनवायरनमेंट के साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। और इस रिपोर्ट में कुछ हैरान करने वाले तथ्य डिस्क्लोज़ किए गए हैं, बताए गए हैं, और ये चेतावनी भी दी गई है कि यदि हम लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ पर्यावरण के प्रति फ्रेंडली व्यवहार नहीं रखा तो आगामी समय में टेम्परेचर के भयावह रूप और नेचर क्लाइमेट चेंज के भयावह रूप हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसी में जो स्पेसिफिक रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है वो रहा है मित्रों एशिया। तो ये जो है इसमें ज़रा देखते हैं, तो एशिया की जलवायु की स्थिति का डिस्कशन किया गया है और डिस्कशन का टॉपिक्स विश्व मौसम संगठन, किसने? विश्व मौसम संगठन यानी वर्ल्ड क्लाइमेट साइंस ऑर्गेनाइजेशन ने एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि 1960 के बाद एशिया वैश्विक औसत से बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है। तो क्या दिक्कत है, इसको ज़रा समझिए। चूँकि ये रिपोर्ट 23 अप्रैल को जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया महाद्वीप में बाढ़, लू जैसी चरम जलवायु की घटनाओं से जूझ रहा है, जिससे कई देशों में इसके रिकॉर्ड क्या हुए हैं? टूटे हैं। ठीक है, अब क्या है उसे ज़रा देखते हैं। रिपोर्ट की प्रमुख पॉइंट्स क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2023 में पूरे एशिया में चरम घटनाओं में 2000 से अधिक क्या हुए हैं? लोग की मृत्यु हुई है, और इनमें से 80% से अधिक घटनाओं में मृत्यु तूफान और बाढ़ से संबंधित थी। आप आज भी देख रहे होंगे, दिन में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात में एकदम ठंडा टेम्परेचर हो जाता है। तो ये भी एक एटमॉस्फेयर में थोड़ा हमारे वातावरण में चेंज का एक प्रभाव झलकता है। आगे क्या है? रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि कई हिस्सों में गंभीर गर्मी की लहरें चल रही हैं, जिससे कई मौतें हुई हैं, लेकिन यह स्वीकार किया गया है कि गर्मी से संबंधित मृत्यु की दर को व्यापक रूप से कम रिपोर्ट किया गया है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो भारत में अप्रैल और जून में भीषण गर्मी से हीट स्ट्रोक क्या होता है? ऐसी स्थिति जिसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है। लगभग 110 लोगों की जान चली गई है इससे। भारत में अगस्त 2023 में बाढ़ और भूस्खलन मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कम से कम 25 लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत सारे बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। भारत में वर्ष भर में बिजली गिरने से लगभग 1200 मौतें हुई हैं। ठीक है, रिपोर्ट में जलवायु अनुमानों और एशियाई देशों के परिवर्तन और उनके प्रभावों को अनुकूलित करने के लिए क्षमता में व्यापक खतरनाक अंतर का उल्लेख किया गया है। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पर, क्या है आगे? एशिया में आने वाली आपदा जितनी अच्छी तरह पहचान सकते हैं, इस पर एक टाइटल दिया गया है और इसमें क्या बोला गया है? पूर्व चेतावनी प्रणाली एकीकृत प्रक्रिया होती है जो खतरों की निगरानी,
भविष्यवाणी का पूर्वानुमान करती है, जोखिम का मूल्यांकन करती है और इससे संबंधित गतिविधियां इसमें शामिल हैं जिससे व्यक्तियों, समुदाय, सरकारों, व्यवसाय आदि को जोखिम को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई करने की अनुमति दी जाती है। उदाहरण के लिए तौर पर देखें, ऐसी प्रणालियां के लिए धन्यवाद बांग्लादेश में अधिकारियों को चक्रवात मोर्चा की तैयारी करने और कॉक्स बाजार में अग्रिम कार्रवाई करने के एक दिन की शुरुआत मिली, जिससे स्थानीय समुदाय और उससे भूस्खलन के बेहतर ढंग से मदद मिली है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार बहु खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की उपलब्धता की पहुंच के लिए औसत समग्र स्कोर एशिया में 1 में से 0.46 था। प्रतिक्रिया देने की तैयारी के लिए 0.58 और अवलोकन के पूर्वानुमान के लिए 0.50 की तुलना करने के लिए दुनिया ने इन मामलों में औसतन क्रमशः 0.35, 0.78 और 0.33 अंक प्राप्त किए हैं। एशिया के लिए ढांचे के तहत चेतावनी और प्रसार सबसे मजबूत क्षेत्र था, जबकि जोखिम ज्ञान सबसे कमज़ोर था। यानी चेतावनी प्रणाली तो एशिया में बहुत मजबूत है, लेकिन जोखिम का ज्ञान अभी भारत के एशिया के लोगों को कम है। आगे इससे निष्कर्ष क्या निकाला जाता है, भारत में इसका क्या मतलब है, इन निष्कर्षों से भारत को क्या मतलब है, इस पर देखने, क्योंकि हम अपने लिए बात करेंगे, हमें ज़्यादा चर्चा में चक्रवात से निपटने के लिए भारत की प्रारंभिक तैयारी क्या है, सराहनीय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जोखिम प्रणाली से निपटने के लिए, चेतावनी के लिए भारत सरकार ने उड़ीसा में एक अपना आपदा प्रबंधन चेतावनी सेंटर खोला हुआ है, जिससे 2006 में जो सुनामी आई थी उससे आसानी से और बड़ी तत्परता से हम लोग निपटे थे। ठीक है, ऐसी तो प्रारंभिक तैयारी तो सराहनीय है, लेकिन बिजली गिरने से होने वाली मौतों और विनाश के प्रबंधन की सुधार की आवश्यकता पर इसमें जोर दिया गया है। रिपोर्ट में बिजली गिरने पर प्रतिक्रिया के समय बहुत कम होता है। हालांकि भारत ने मोबाइल एप्लीकेशन और अन्य उपकरण बनाए हैं, लेकिन हाशिए पर रहने वाले समुदाय इसका उपयोग करने में क्या है, असमर्थ हैं। दूसरा, भारत इन उभरती जलवायु प्रतिकूलताओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समुदायों और स्थानीय सरकारों आवश्यक संसाधनों और नीतियों के साथ सशक्त बना है, इसका इस रिपोर्ट में जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये एशिया की जलवायु रिपोर्ट के लिए चिंता के बारे में बताया गया है और एशिया का पिछले यानी 1960 के दशक में पूरे विश्व में सबसे तेज़ी से गर्म यानी हीट वेव महसूस की गई है लास्ट ईयर, और इसका एहसास आप लोगों को, आप दिल्ली और आसपास के नगर क्षेत्रों में रहते हो तो आप खुद भी जानते होंगे कि दिन में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, और ये चिंता भी व्यक्त की गई है कि शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो ये हीट वेव का कारण बनता है, और जो हमारी समस्याओं के लिए जो फिजिकल समस्याएं एक्टिविटीज़ हैं उसको काफ़ी इफेक्ट डालता है। इस पर इसमें चर्चा की गई है। तो जो चेतावनी वाली प्रणाली है उसमें तो भारतीय और एशियाइयों ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन उससे निपटने के लिए अभी हम इतने कारगर नहीं हुए हैं, इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। दूसरा चलते हैं, तो दूसरा टॉपिक है हमारा क्या है, मजदूर दिवस यानी मई दिवस। क्यों मनाया जाता है मई दिवस, दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग। दूसरे टॉपिक में क्या बात की गई है तो ये आपका इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से एक टॉपिक बन सकता है। ठीक है, जिसमें अगर हम देखें, राजनेता, मशहूर हस्तियों, नागरिक समाज के सदस्य बुधवार को मजदूर दिवस मनाने और श्रमिकों के योगदान को पहचानने के लिए एक साथ आए, और इसके लिए क्या हुआ, मई दिवस के रूप में जाना जाता है। 1 मई को श्रमिक वर्ग को सम्मानित करने, उचित वेतन और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए उनके संघर्षों को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के महत्व पर जोर दिया है। दूसरा, मई दिवस का इतिहास क्या है, इसको ज़रा एक बार आपके सामने रिपीट कर दें। तो मई दिवस जो 19वीं शताब्दी में मनाया गया था, इसका एक विज़न था, उस विज़न का डिस्कशन करते हैं। क्या है, मई दिवस की उत्पत्ति का पता 19वीं शताब्दी के अंत में लगाया जा सकता है। विशेष रूप से 1886 में शिकागो में हेमाकेट नरसंहार में
उस समय कई देश औद्योगिकरण की गर्मी से जूझ रहे थे। 1840 80-40 के दशक में फसल की विफलता के कारण बड़े पैमाने पर सामंतवाद विरोधी उथल पुथल हुई, जिससे सामूहिक रूप से 1848 की क्रांतियाँ कहा गया, जिसमें कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में श्रमिकों पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। बाद की घटनाओं के परिणामस्वरूप 1864 में समाजवादियों और साम्यवादी संगठनों के लिए एक छत्र निकाय का जन्म हुआ, जिसे फर्स्ट इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक शहर शिकागो में हजारों ब्लू कॉलर श्रमिक समझ सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री में ब्लू कॉलर, रेड कॉलर और वाइट कॉलर, 3 कॉलर श्रमिकों को कैटेगराइज किया गया है। जो ब्लू कॉलर श्रमिक होते हैं वो सीधे डायरेक्ट लेबर क्लास होता है, जो सीधे मशीन से काम करता है। वाइट कॉलर ऑफिसर क्लास होता है और रेड कॉलर उससे बीच का स्किल्स, ठीक है, जिसमें ब्लू कॉलर बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, काम के घंटों की प्रतिदिन 12 से 15 घंटों को घटाकर 8 घंटे की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर हड़ताल पर चले गए। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। 4 मई 1886 को शिकागो में हैमाकाइट स्क्वायर पर एक विरोधी रैली में एक बम विस्फोट हुआ और पुलिस के साथ श्रमिकों की झड़प और दंगा हुआ। कम से कम 11 लोगों की मृत्यु हुई, जिसे हैमाकाइट नरसंहार के नाम से जाना जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाए जाने की उत्पत्ति के रूप में भी इसे जाना जाता है, पहली बात। दूसरी, 1889 में उभरे दूसरे इंटरनेशनल श्रमिक अधिकारों के लिए संघर्ष की याद में शिकागो में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषणा की गई है। तीसरी, 28 जून 1894 को अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने सितंबर के पहले सोमवार को मजदूर दिवस के रूप में मनाने और राष्ट्रीय अवकाश करने की घोषणा की, ठीक है। इसके बाद जहाँ तक अगर हम 28 जून राष्ट्रपति भारत के बारे में बात करें तो मजदूर दिवस पहली बार 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया और 2 बैठकें आयोजित की गईं, एक ट्रिप्लिकेन बीच पर, दूसरी मद्रास उच्च न्यायालय के पास। इनका आयोजन लेबर किसान ऑफ हिंदुस्तान द्वारा किया गया। पार्टी की स्थापना मलयपुरम सिंगारवेलु चेट्टियार ने की, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। इन बैठकों में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ब्रिटिश सरकार 1 मई को मजदूर दिवस और सरकारी अवकाश करने की घोषणा का आग्रह किया गया। दिलचस्प बात यह है कि वामपंथी आंदोलन का पर्याय कहे जाने वाले झंडे का इस्तेमाल पहली बार चेन्नई कार्यक्रम के दौरान किया गया था। तो ये बात आप समझे कि भारत में पहली बार मई दिवस 1923 में मनाया गया था। जिस व्यक्ति ने मनाया था उसको बारे में यदि हम बात करें तो मलयपुरम सिंगारवेलु चेट्टियार ने की, ठीक है। विश्व में अगर हम बात करें तो अमेरिकी के राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने 1894 में इस दिवस और राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर इसे मनाने की बात की थी, ठीक है। बाद के तौर में इसमें एक संगठन बनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा तीसरा, बायो हैकिंग। क्या है बायो हैकिंग? बायो हैकिंग क्या है इसे समझें। साइंस एंड टेक का ये टॉपिक है और इस पर क्या हुआ, हाल ही में बायो हैकिंग इंडिया 2.0 कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और जीवन शैली में संशोधन के माध्यम से मानव स्वास्थ्य और प्रदर्शन को बढ़ाने के संबंधी चर्चा और ज्ञान साझा करने और नवीन विचारों के लिए एक मंच प्रदान किया। बायो हैकिंग के बारे में यदि हम बात करते हैं तो बायो हैकिंग मानव शरीर में प्रदर्शन और कल्याण के अनुकूलित और बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के अभ्यास को संदर्भित करता है। दूसरा, यह एक व्यापक शब्द है जिसमें सरल जीवन शैली और आहार परिवर्तन से लेकर उन्नत प्रौद्योगिकी और बायोमेट्रिक्स उपयोग के विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रथाओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे क्या बात की गई है बायो हैकिंग? बायो हैकिंग क्या है? मानव शरीर के प्रदर्शन और कल्याण को अनुकूलित और बढ़ाने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग और अभ्यास को संदर्भित करता है।
सरल जीवन शैली, आहार परिवर्तन से लेकर उन्नत प्रौद्योगिकी और बायोमेट्रिक्स का उपयोग तक विभिन्न प्रथाएं इसमें शामिल की जाती हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन, दीर्घायु और समग्र कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से शामिल किया गया है। भारत में अभी ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे बायो हैकिंग को संबोधित किया जा सके। टेक्निकल तौर पर अगर हम बात करें, आहार में संशोधन, ऊर्जा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए केटोजेनिक और आंतरिक उपवास जैसे आहार लागू करना, अनुपूरक तौर पर संगठनात्मक कार्य और शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन, खनिज या नोट्रोपिक्स उपयोग करके, शारीरिक प्रशिक्षण, ताकत और सहनशक्ति बढ़ाने के लिए अनुकूलित व्यायाम दिनचर्या, नींद के लिए नींद में गुणवत्ता और अवधि में सुधार की तकनीक के द्वारा, माइंडफुलनेस अभ्यास, मानसिक कल्याण के लिए ध्यान और गहरी सांस लेने में व्यापक व्यायाम, बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग, स्वास्थ्य और प्रदर्शन की जानकारी के लिए स्वस्थ मैट्रिक्स ट्रैक करने के लिए उपकरणों का उपयोग करना। इसके अलावा स्वस्थ प्रदर्शन की जानकारी मैट्रिक्स टैग का उपयोग करते हुए बायो फीडबैक उपकरण, शारीरिक प्रतिक्रियाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उपकरण, यानी बायो हैकिंग एक तरह से शरीर की अनुकूलित परिस्थितियों को बढ़ाकर एक शरीर के उपयोगी या शरीर को बेहतर व्यायाम, नींद, स्वास्थ्य, यानी एक तरह के समावेशी विकास की बात यहाँ पे की गई है, एक बॉडी की, एक ह्यूमन बॉडी के बारे में। ठीक है, तो वही बायो हैकिंग के तौर पर इसे डिफाइन किया गया है। आगे अगला हमारा टॉपिक है पथ विक्रेता। क्या है? पथ विक्रेता है, उसे जरा देखते हैं क्या कह रहा है पथ विक्रेता। पाठ ये जो है हमारा एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स है जिसे हम लोगों को देखना चाहिए। स्ट्रीट वेंडरों आजीविका संरक्षण स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन अधिनियम 1 मई 2014 से लागू किए हुए 1 दशक बीत गया है। अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्य एक अनुकूल माहौल बनाना जहां स्ट्रीट वेंडर उत्पीड़न, बेदखली के डर के बिना निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से अपना व्यवसाय करने में सक्षम हों। ठीक है, उन्हीं की बारे में यहाँ पर बात की गई है और उसको रिपीट किया गया है और स्ट्रीट वेंडरों अधिनियम को डिफाइन किया गया है कि क्या क्या इसमें बातें थीं। तो अगर हम देखें, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में एक टाउन वेंडिंग अथॉरिटी का प्रावधान किया गया था। दूसरा, स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों के संबंधित पहलुओं जैसे प्राकृतिक बाजार निर्धारण, वेंडिंग जोन की पहचान, स्ट्रीट वेंडिंग योजना तैयार, स्ट्रीट वेंडरों का सर्वेक्षण आदि के लिए भागीदारीपूर्ण निर्णय सुनिश्चित करने के लिए टीबीसी अधिकारियों और गैर आधिकारिक प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। और स्ट्रीट वेंडर्स जिनमें महिलाएं वेंडर भी शामिल हैं, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। तीसरी, अधिकारियों की मनमानी से बचने के लिए अधिनियम में सभी मौजूद स्ट्रीट वेंडरों के सर्वेक्षण करने और हर 5 साल में कम से कम एक बार सर्वेक्षण करने और सर्वेक्षण में पहचाने गए सभी स्ट्रीट वेंडरों को SC को प्राथमिकता देते हुए वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान करता है। ST, OBC, महिलाएं, विकलांग व्यक्ति, अल्पसंख्यक इसमें शामिल किए गए हैं। सर्वेक्षण में पहचाने गए सभी मौजूदा स्ट्रीट वेंडरों को वार्ड या जोन या कस्बे या शहर की आबादी में 2.5% के अनुरूप मानदंड के अधीन वेंडिंग जोन समायोजित किया जाएगा। जहां पहचाने गए स्ट्रीट वेंडरों की संख्या वेंडिंग जोन होल्डिंग क्षमता से अधिक है, टाउन वेंडिंग कमेटी को उस वेंडिंग के लिए वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ड्रॉ निकालना होगा और शेष व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। स्थानांतरण बचने के लिए किसी निकटवर्ती वेंडिंग जोन में समायोजित किया जाएगा। वे पथ विक्रेता जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले वेंडिंग लाइसेंस आदि प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उन्हें इस श्रेणी उस अवधि के लिए पथ विक्रेता माना जाएगा जिसके लिए उन्हें वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी किया गया। यह प्रावधान किया गया कि सर्वेक्षण पूरा होने और स्ट्रीट वेंडरों को वेंडिंग का प्रमाण पत्र जारी होने तक किसी भी स्ट्रीट वेंडर को बेदखल नहीं किया जाएगा। तीसरी बात, शहरी पथ विक्रेताओं को अपना व्यवसाय चलाने और सहायक वितरण, पर्याप्त स्थान बढ़ावा देने के लिए टीबीसी सिफारिश पर स्थानीय प्राधिकरण को हर 5 साल में एक बार एक योजना का आवश्यकता होती है। यह विशेष प्रावधान रहेगा कि नो वेंडिंग जोन की घोषणा निर्दिष्ट सिद्धांतों के अधीन की जाएगी। अधिनियम में यह भी है प्राकृतिक बाजार पर जोर दिया गया है जिसे अधिनियम के तहत
परिभाषित किया गया है। संपूर्ण नियोजन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करना होगा कि स्ट्रीट वेंडिंग के लिए स्थान या क्षेत्र का प्रावधान उचित और मौजूदा प्राकृतिक बाजारों के अनुरूप हो। इस प्रकार प्राकृतिक स्थान जहां खरीदारों और विक्रेताओं को लगातार जमावड़ा होता है, यह अधिनियम के तहत संरक्षित किया जाएगा। पथ विक्रेताओं की शिकायत निवारण के लिए प्रति निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अध्यक्षता की स्वतंत्रता का विवाद निवारण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये आप समझें स्ट्रीट वेंडरिंग रिलेटेड 2017-14 का एक्ट। नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक है G7। क्या है? G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7 के ऊर्जा मंत्री 2035 तक अपने कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करने पर समझौते पर राजी हो गए हैं। यह समझौता COP28 संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन द्वारा जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध तरीके के समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, वो क्योंकि कोयला सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। G7 के बारे में बात करें तो ये एक अंतर सरकारी राजनीतिक आर्थिक मंच है जो दुनिया के 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेकर आता है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ G7 का गैर प्रमाणित सदस्य माना जाता है। यह मंच बहुलवाद, उदार लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व सरकार का साझा मूल्यों के आसपास आयोजित किया जाता है। इसके अन्य पॉइंट अगर हम देखें, क्या हैं इसमें अन्य पॉइंटों में? G7 की उत्पत्ति 1973 के वित्त मंत्रियों की एक तदर्थ सभा से हुई थी। उस समय के साथ यह प्रमुख वैश्विक मुद्दों समाधान पर चर्चा और समन्वय के लिए एक औपचारिक और हाई प्रोफाइल स्थल के रूप में विकसित हुआ है। ये मुद्दे व्यापार, सुरक्षा, अर्थशास्त्र और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। तीसरा, यह सम्मेलन प्रत्येक सदस्य सरकार के राज्य प्रमुख, यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के साथ G7 शिखर सम्मेलन सालाना मिलते हैं। पूरे वर्ष G7 और यूरोपीय यूनियन के उच्च रैंकिंग अधिकारी चर्चाओं में संलग्न रहते हैं। रूस की सदस्यता 1997 में, क्रीमिया कब्जे के कारण 2014 में इसे निष्कासित कर दिया गया और औपचारिक तौर पर सदस्य था। G7 रूस की भागीदारी के बिना जारी किया गया। घूर्णनशील राष्ट्रपति पद G7 बिना किसी कानूनी या संस्थागत आधार पर संचालित है। इसका आयोजन सदस्य देश के बीच एक घूर्णनशील अध्यक्षता के माध्यम से पीठासीन राज्य समूह की प्राथमिकताओं निर्धारित करता है और वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। 2024 के लिए ये सम्मेलन इटली के राष्ट्रपति पद के पास है। ठीक है, तो ये है आपका। नेक्स्ट है अगला हमारा टॉपिक जो है आपका एमपॉक्स। क्या है? मंकी पॉक्स। इसमें जरा देखें क्या है। एक अध्ययन एमपॉक्स वायरस एक नए अनुकूलन तंत्र का पता चला है जो हाल ही में प्रकोपों के बीच मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता को बढ़ाता है। बंदरों के प्रति कलंक बेचने और वायरस के प्रत्यक्ष मानव संक्रामकता के प्रतिबिंब करने के लिए मंकी पॉक्स बदलकर एमपॉक्स नाम कर दिया गया है। एमपॉक्स पहली बार 1950 के दशक में प्रयोगशाला में बंदरों को खोजा गया था। पहला मानव मामला 1970 में DRC रिपोर्ट किया गया था। तब से एमपॉक्स का प्रकोप छोटा रहा है। एक ही व्यक्ति में इसका पता लगाया जा सकता है। आमतौर पर वह व्यक्ति जो हाल ही में ऐसे देश से लौटा है जहां वायरस स्थानिक है, पश्चिम और मध्य अमेरिका। ठीक है, एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स के बारे में आगे क्या कहा गया है इसमें जरा देखें। एमपॉक्स मंकी पॉक्स नाम से भी जाना जाता है और DNA वायरस है। पॉक्स वीरेट परिवार से संबंधित है। बड़े बबल स्टैंड DNA वायरस होते हैं। जानवरों, विशेष रूप से कृंतक और प्राइमेट्स सीधे संपर्क या दूषित वस्तुओं के मध्य मनुष्यों में फैलता है। मनुष्य इसका संक्रामक आमतौर पर बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, विशिष्ट दाने एक साथ आते हैं। मैक्यूलस से लेकर पपल्स और वेसिकल्स और पिस्ट्यूल्स तक बढ़ता है। जबकि एमपॉक्स एक टीका मौजूद है। इसकी उपलब्धता, प्रभावशीलता सीमित है जो बेहतर रोकथाम नियंत्रण उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। एमपॉक्स ने व्यवसाय प्रकोप के दौरान वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, जिससे 2022-23 में 118 देशों में 1 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। इस प्रकोप की विशेषता
उच्च मानव संचरण थी, विशेष रूप से निकट संपर्क में यौन मार्ग के माध्यम से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स के प्रकोप को सार्वजनिक स्थल स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, जिससे इसके प्रसार को नियंत्रित और समन्वित प्रयास किया जाए। ठीक है, जेनोमिक विशेषताएं क्या हैं इसकी, जेनेटिक विशेषताएं, इसे जरा देखते हैं। एमपॉक्स जीनोम क्लैड 1 और 2 विभाजित किया गया है। साक्ष्य से पता चला है कि क्लैड में मृत्यु दर अधिक है। 2022 में एक नया वंश क्लैड सेकेंड बी शामिल था, जो मानव से मानव संचरण में बेहतर रूप से अनुकूलित था। शोधकर्ताओं को मानव से मानव संचरण से जुड़े क्लैड 1 की एक विशिष्ट वंशावली का प्रमाण मिला है, जो हाल ही में जेनेटिक स्पिल ओवर घटना का सुझाव देता है। एमपॉक्स वायरस विभिन्न मेजबानों और वातावरण के अनुकूल होने और जीन जेनेटिक स्पिल ओवर घटना का सुझाव देता है। नेचर कम्युनिकेशंस प्रकाशित अध्ययन 2022 के प्रकोप से एमपॉक्स वायरस जीनोम को अनुक्रमित किया गया है, जिससे पता चला कि कुछ खंड मानव से मानव संचरण की दृढ़ता को प्रभावित करते हैं और वायरस को जीनोमिक और आर्कोडियन के तौर पर जानते हैं। तो ये मित्रों था आज का आपका टॉपिक्स, आपके आज के करंट अफेयर, ठीक है, जो आपके आगामी क्वेश्चन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि हम लोग डिस्कशन के बाद आपको क्वेश्चन पेपर भी देते हैं, आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी बना के देंगे, जिससे आप अपना रिवाइज कर सकें। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रा आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, जापान ग्रुप 7 के कौन कौन से सदस्य हैं, ये आपको बताना है। ग्रुप 7 के सदस्य के बारे में बताना है मित्रों, ठीक है। तो ग्रुप 7 के यहाँ पर कौन कौन सदस्य नहीं हैं वो आप बता लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कल मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो कल के क्वेश्चंस हैं आपके कमेंट बॉक्स में उनके आंसर आप लोगों ने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज उनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे, तो आप कल के क्वेश्चंस पेपर देख लीजिए। कल के वीडियो में आपने कहाँ से क्वेश्चन नोट किए थे, तो कल के आंसर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं कल के क्या आंसर थे। कल का पहला क्वेश्चन क्या था, साल्मोनेला जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किसका समूह है? जीवाणु का, कवक का, वायरस का, फूल के पौधों का। तो ये था आपका किसका मित्रों, ये था आपका किसका, ये था आपका जीवाणुओं का। किसका था मित्रों? जीवाणुओं का। कल का दूसरा क्वेश्चन मितव्ययिता से संबंधित, मितव्ययिता का विरोधाभास निम्नलिखित कथनों में कौन है? तो पहला, मितव्ययिता का विरोधाभास बताता है कि लोगों के पास अधिक पैसा बचाते हैं, खासकर मंदी के दौरान, तो इस समग्र आर्थिक गतिविधियों में कमी आ जाती है। मितव्ययिता का विरोधाभास से रोजगार और आय के स्तर में कमी आती है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन जो हो है वो आपका सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सही होगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या था, सही था। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, असम राइफल्स के बारे में विचार करें। तो असम राइफल्स के संबंधित, असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। हाँ, पुराना तो है, लेकिन सबसे पुराने की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पुराना नहीं है। क्या है?
सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, बिल्कुल सही है ये बात। असम राइफल भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा का काम सौंपा गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। असम राइफल एक प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। और यहाँ पे कह क्या रहा है, कितने कथन सही नहीं हैं, यानी यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन मित्रों क्या होगा, सही होगा। तो ये मित्रों आज हम लोगों का करंट अफेयर की क्लास थी, जो आपके आगामी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार की गई है हमारे टीम्स के द्वारा। तो आप हमारे इस प्रयास को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू, जय हिंद।